आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर बॉय है वो एलजी है। भारतीय जनता पार्टी जो पानी पी पी के इमामों को गालियां देती थी, वो आज इमामों की सैलरी के लिए प्रदर्शन कर रही है। देखिए, मैं तो ये मान रहा था कि एलजी चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार। स्वतंत्र पर आज बात दिल्ली चुनाव पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी। सौरभ जी, स्वतंत्र के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ जी, सबसे पहली बात तो यही पूछेंगे, पूरी दिल्ली भी ये जानना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते करते अपीजमेंट की पॉलिसी में कहाँ से आ गई? पुजारियों को पैसा, ग्रंथियों को पैसा। क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस राजनीति के लिए कभी जाने जाते थे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने हर उस तबके की मदद शुरू से की जिसकी ज़रूरत उसको लगी कि इनको ज़रूरत है। हमने सबसे पहले जब सत्ता संभाली तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पानी और बिजली के बिलों की, क्योंकि उसके खिलाफ हमने आंदोलन भी किया था। सबसे पहले बिजली के अंदर 200 यूनिट फ्री दी, 400 यूनिट आधे राम पे दी, 20,000 लीटर फ्री पानी दिया। फिर कहीं से ये बात आई कि भाई जो बुज़ुर्ग हैं, कई बार उनके बच्चे चाहते हुए भी उनको तीर्थ यात्रा पे नहीं ले जा पाते। कई बार बच्चे इतने सामर्थ्य नहीं होते कि उनको तीर्थ यात्रा पे ले जाएं, तो बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा पे मुफ्त भेजा जाए, तो वो योजना शुरू की। फिर कहीं डिस्कशन चला कि अरविंद केजरीवाल जी किसी लड़की से मिले, उससे पूछा कि तुम कहाँ पढ़ने जाती हो, तो उसने बताया कि मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हुआ था और वो कॉलेज इतना दूर था कि मैंने कॉलेज में फिर जो है गई नहीं। तो दिमाग में ये बात आई कि हमारे समाज में आज भी ऐसे हालात हैं कि बेटी के लिए ख़ास तौर पे कि अगर उसको पढ़ने भेजना हो या उसको नौकरी पे जाना हो या उसके करियर का कोई मामला हो, ट्रेनिंग पे जाना हो और आने जाने का किराया ज़्यादा लगता हो परिवार को, तो परिवार कहता है कि भाई बेटा तुम घर बैठो। तो उस घर की बेटी को या उस महिला को घर से बाहर निकालना ताकि वो जो है, जो आपके चैनल का नाम है, स्वतंत्र हो सके जी, जो है अपने पैरों पे खड़े हो सके, उसके लिए एक छोटा सा ये था कि 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी लगेगी, महिलाओं के लिए जो है बसों में आना जाना फ्री कर दो। और ये एक बहुत छोटी सी चीज़ हुई जिसका बहुत विरोध किया, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने विरोध किया कि साहब आप तो बेवकूफ़ हैं, इसका क्या मतलब बनता है, कैसे फ्री दे देंगे, ये होगा वो होगा। मगर आप सोचिए कि उसके इतने दूरगामी परिणाम मिलते हैं कि आज हमारी सबसे अच्छी और सबसे सक्सेसफुल और फ्लैगशिप स्कीम्स के अंदर महिलाओं की फ्री बस यात्रा है। कोई पॉलिटिकल आदमी भी नहीं समझ पाया, हम भी नहीं समझ पाए कि इसका कितना असर होगा, कोई अर्थशास्त्री नहीं समझ पाया। मगर अगर आप ग्राउंड पे जाओगे और गरीब महिलाओं के बीच में बात करोगे या अमीरों से भी बात करोगे, तो वो अमीर भी कहेंगे कि हमारी मेड बहुत खुश है। मेरे अपने घर की मेड जो आती थी, वो जो है पैसे की बात नहीं है, वो आने में उसको पौना घंटा से 1 घंटा लगा करता था और घर से जल्दी जाती थी क्योंकि पौना 1 घंटा लगेगा, क्योंकि वो उसी बस का इंतज़ार करती थी जो सीधा हमारे यहाँ से उसके घर तक जाए। तो वो उस बस का इंतज़ार करती थी ताकि 10 रुपये में वहाँ तक पहुँच जाए। फ्री हो गई तो उसके दिमाग से ये चीज़ हट गई। वो कहती है अब यहाँ से यहाँ तक जाती हूँ, यहाँ से यहाँ से 3 बस भी बदल लेती हूँ मैं, और घर क्योंकि टिकट नहीं लगती। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा फर्क। अब ये जो खासतौर पे पुजारी सेगमेंट है, देखिए एक चीज़ तो आप समझिए कि वक्फ बोर्ड जो रहा, ये कई राज्यों के अंदर वक्फ बोर्ड है, मेरे हिसाब से 12-14 राज्य हैं जहाँ पे वक्फ की ज़मीनें थी जी। और क्योंकि वक्फ की ज़मीनें थी तो उनके मैनेजमेंट के लिए इंडिपेंडेंट वक्फ बोर्ड बने, ऑटोनॉमस थे मगर सरकार के अधीन थे। तो वहाँ पे क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे उनको रेवेन्यू अर्न होता है इन टर्म्स ऑफ लीज और रेंटल इनकम आती है। तो उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया कि भाई जो वक्फ की मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में जो इमाम हैं उनको वक्फ जो है एक मेहनताना देगा। कहीं 10,000 है, कहीं 15,000 है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में भी है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, साउथ में, हरियाणा में तो 15,000 दिया उन्होंने वक्फ बोर्ड को। जो है हरियाणा सरकार ने आदेश के तहत इमामों को इस चुनाव में 15,000 की सैलरी उनकी कर दी। तो ये बात कई बार हमारे बीच में भी आती थी, हमें को भी इस बात पे लगता था कि भाई इमामों को दे रहे हैं तो पुजारियों को क्यों नहीं। अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो व्हाट्सएप
के ऊपर सक्रिय आदमी है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सोच पाए, गूगल कर पाए कि इमामों को क्यों मिल रही है। तो अगर वो गूगल करेगा तो उसको पता चलेगा इमामों को सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, तमाम सरकारें दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें भी दे रही हैं। मगर इस तर्क को मैं दे भी दूंगा तो भी एक सवाल तो खड़ा रहेगा कि भाई चलिए, इनका वक्फ बोर्ड नहीं है तो इनका कुछ बनाया जाए, इनको भी तो दिया जाए। जो काम मस्जिद में इमाम कर रहे हैं वही काम गुरुद्वारे में ग्रंथी कर रहे हैं, और वही काम जो है मंदिरों में पुजारी कर रहे हैं। तो इनके लिए भी कुछ इस तरीके की सरकार का मैकेनिज्म हो कि ये हमारे, मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे संस्कृति के प्रहरी हैं, ये हमारे वो लोग हैं जो इस संस्कृति को बचा के रख रहे हैं। अब आप देखिए कि शादी पे क्या होगा, क्या हवन होगा, क्या सामग्री डलेगी, क्या है, ये किसी को नहीं पता। आजकल तो, पहले तो पुराने बुजुर्गों को पता था, अब उनको भी नहीं पता। तो ये पुजारी ही हैं जो इस संस्कृति को, इन पूरे रीति रिवाजों को, सबको इन्होंने संजो के रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इन्होंने इसको पास ऑन किया। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप तो फिर भी आरोप तो लगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल हों और आरोप ना लगे, उसमें फिर मजा कैसे आएगा? नहीं, लेकिन देखिए, धार्मिक अपीजमेंट का आरोप तो लगेगा कि एक खास वर्ग को आप अब दे रहे हैं एक तरफ, क्योंकि आप मुसलमानों की जो मस्जिदों में दिया जाता है इमाम का, उसका आप कह रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड से पैसा आता है, उसमें सरकार का रोल नहीं होता। सरकार कुछ कंट्रीब्यूशन दे देती है, कंट्रीब्यूशन देती है। लेकिन यहाँ तो सीधे तौर पर सरकार दे रही है ना, यहाँ तो सरकार दे रही है, तो एक वर्ग को आप देंगे, दूसरे वर्ग को आप क्यों नहीं देंगे? अब तो सबको दे रहे हैं। छोड़ दिया आपने। पादरियों की डिमांड आएगी। जनरली मेरा मानना है कि पादरियों के पास कई बड़ी बड़ी चर्चेज जो हैं वो उनको जो है अडॉप्ट कर लेती हैं। मैं जैसे जानता हूं कि नॉर्थ इंडिया की जो चर्चें हैं तमाम, उनमें एक बड़ी चर्च है जो उनको जो है उनका देख लेती है कि उनके यहाँ जो है पादरी हैं, उनको कुछ मिल जाए। अगर उनकी डिमांड आएगी, उनके बारे में भी सोचेंगे, हमारे कोई दुश्मन कोई ना है वो लोग। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद के जो आपके चाहने वाले लोग हैं, उनकी चिंता में बता रहा हूँ, वो ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी तक अपनी पिच पर लाकर बीजेपी को खिलाते थे, लेकिन अब जो धार्मिकता की जो पिच है बीजेपी की, अब वहीं जाकर के अरविंद केजरीवाल मुकाबला कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताऊं, ये जहां तक पिच का सवाल है, पिच को आप परसों के अखबारों से देख सकते हो। परसों के अखबारों में क्या छपा, शायद कल के अखबारों में, जिस दिन हमने अनाउंस की उसके अगले दिन जो अखबार छपे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के। अब उस अखबार की हेडलाइन सुनिए क्या है। उस अखबार की हेडलाइन है, अरविंद केजरीवाल ने अनाउंसमेंट की कि पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना देंगे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने इमामों को सैलरी ना मिलने पर प्रदर्शन किया और सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही, और अरविंद केजरीवाल गदा उठा के कह रहे हैं कि मैं पुजारियों को 18,000 रुपए दूंगा। तो पिच तो बदल दी अरविंद केजरीवाल ने, तो पिच ही बदल दी पूरी। आपने सोचा था कि मतलब हमने तो मांगने के लिए बीजेपी आप सोचिए ना, करेगी। आप सोचिए बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो पानी पी पी के इमामों को गालियां देती थी, वो आज इमामों की सैलरी के लिए प्रदर्शन कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके राष्ट्रीय जो है नेता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अरविंद ने तो उनको उनकी पिच से निकाल के फेंक दिया। इसी बीच एक और मुद्दा आप ले आए कि दिल्ली में मंदिर और बौद्ध मंदिर तोड़ने की साजिश अचानक के सामने आई, और एलजी पर, अधिकारियों पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। क्या सच क्या है उस मामले का? बिल्कुल, वो तो मेरे फ़ोन लाना है और वहाँ पे मेरा फ़ोन पड़ा है। वो तो ऑर्डर निकले हुए हैं। देखिए, एक समय था जब रिलीजियस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो चुनी हुई सरकार के पास जाती थी। ठीक है, चुनी हुई सरकार उसको माने या उसको रिजेक्ट कर दे। जो ये नए एलजी आए, इन्होंने एक शरारत की कि इन्होंने कहा नहीं, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो ये चुनी हुई सरकार के पास नहीं जाएगा, ये सीधा एलजी के पास आएगा। अच्छा। एलजी घुमा फिरा के बात ऐसे करते हैं जैसे वो गेहूं खाते हैं और हम घास खाते हैं। हम भी गेहूं ही खाते हैं। एलजी से मेरा सीधा सवाल ये है कि जिस मीटिंग का हवाला आतिशी मार्लिना यहाँ की मुख्यमंत्री महोदया कह रही हैं, क्या एलजी डिनाई कर रहे हैं कि रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई या नहीं हुई? सीधा सवाल है। और अगर एलजी डिनाई नहीं कर रहे हैं तो जिस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी है कि बुद्धों के मंदिर तोड़ दिए जाएं, हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए जाएं, उन अफसरों के खिलाफ एलजी ने अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की? एलजी क्या कह रहे हैं? कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। वो तो हमें भी पता नहीं तोड़ा गया, मगर तोड़ा जाएगा।
एलजी ने ये कहीं नहीं कहा अपने वक्तव्य में कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब कोई एलजी ने कह रहे हैं कि कोई नहीं तोड़ा गया। ये तो हमें पता है, हम तो बता रहे हैं कि तुम तोड़ने वाले हो। एलजी ने ना तो उस मीटिंग को डिनाई किया अभी तक, ना उन्होंने उस रिलीजियस कमेटी की ऑर्डर को डिनाई किया, और ना उस ऑर्डर को करने वाले अफसरों के ऊपर कोई कार्रवाई की। इसका मतलब एलजी की मिली भगत है। तो सौरभ जी, जो आप कह रहे हैं कि जो चुनी हुई सरकार को बाईपास किया गया, इसके पीछे का क्या मोटिव, क्या लगता यही है? ये देखिए क्या है, देश में अंग्रेजों के समय से दंगा कराने की क्या रेसिपी है? रिलीजियस धार्मिक भावनाओं को आहत करना। उसमें क्या होता था, उसका मंदिर तोड़ दे कोई, किसी की मस्जिद तोड़ दे कोई, किसी की मस्जिद के आगे कोई जो है ये क्या कहते हैं पिग मीट डाल दिया, मंदिर के सामने जो है बीफ मीट डाल दिया। ये पुरानी रेसिपी है, ये इन्होंने कोई नई इजाद नहीं की। ये पुराना तरीका है कि आप एक मंदिर को तोड़वाएंगे, वो लोगों की भावनाएं आहत होंगी, और फिर आप कह देंगे नहीं नहीं ये तो दिल्ली सरकार ने करवाया है, जबकि दिल्ली सरकार की जो चुनी हुई सरकार है उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये षड्यंत्र इसीलिए कराए जा रहे हैं कि आप कहीं पे मंदिर तोड़वा दें और जो है दोष जो है दिल्ली की सरकार पे डाल दें, कहीं मस्जिद तोड़वा दें, दोष जो है दिल्ली की सरकार पे डाल दें, और सामाजिक जो है वो झगड़ा करा दें। आप एक सवाल ये जरूर उठता है, क्योंकि एलजी का जिक्र बार बार आता है सौरभ जी, तो दिल्ली का चुनाव सामने है। एलजी पर बीते दिनों लगातार कई सालों से आरोप लगते रहे आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब चुनाव के ठीक पहले इस तरीके का मुद्दा आना, तो एलजी की इन चुनाव में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पद है एलजी, उनकी भूमिका को किस तरह से आप लोग चुनाव में देखते हैं? देखिए, मैं तो ये मान रहा था कि एलजी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे मुझे तो लग रहा था, क्योंकि मेरे से तो एक बार उनके ऑफिस में ही काफ़ी जो है इस चीज़ पे चर्चा हो गई थी। और उनको मैंने कहा था कि आप लड़ लो चुनाव, क्यों नहीं लड़ रहे हो, चुनाव लड़ लो, डायरेक्ट करो ना, पॉलिटिक्स घुमा फिरा के मत करो, डायरेक्ट आओ, ठीक है। तो क्या कहा था एलजी साहब ने आपके? तो एलजी साहब ने बोला था हाँ मैं हराऊंगा तुम्हें। अच्छा। हाँ, वो लड़ने के लिए तैयार थे। कई अफसर थे वहाँ पे, एक नहीं कई अफसर थे वहाँ पे बैठे हुए। तो हमने तो कहा था कि आप मेरे यहाँ से लड़ लो एलजी साहब, इधर उधर क्यों जा रहे हो, आप ग्रेटर क्लास से आके लड़ लो चुनाव, क्या दिक्कत है आपको। तो आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर बॉय है वो एलजी है। एलजी के नाम पे लड़ रही है चुनाव भारतीय जनता पार्टी। तो कि भाई एक तरफ हमारे एलजी हैं जिन्होंने इतने सारे काम किए, एक तरफ हमारी दिल्ली की चुनी हुई सरकार है जिसने काम किए। अब जिसका काम पसंद आएगा पब्लिक उसको वोट देगी। ये और तो कोई चेहरा है नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास, वही एक चेहरा है। तो क्या एलजी के चेहरे पे आपको लगता है कि अभी तो देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी जो है, सबसे पुरानी पार्टी अभी तक तो उन्हीं के नाम पे लड़ा जा रहा है चुनाव। अभी तक तो कोई और चेहरा भारतीय जनता पार्टी सामने ला नहीं पाई है। सौरभ जी, एक सवाल, आपकी 2100 रुपये महिलाओं की जो स्कीम है उसको लेकर जरूर उठता है, क्योंकि 2100 रुपये, आपने 1000 रुपये कहा था कि हम अपनी सरकार में देंगे, फिर कैबिनेट ने अभी पिछले दिनों वो पारित किया। देर हो गई 1000 की घोषणा करने में। और दूसरा ये कि अगर महिलाओं के खाते में 1000 रुपये चले जाते, जानकार लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले अगर उनके खाते में चले जाते तो शायद इस योजना का और ज़्यादा असर लोगों के जहन में पड़ता। आप शायद तकनीकी कारणों से 1000 रुपये शायद चुनाव से पहले ना दे पाए। मुझे लगता है कि सरकार की मंशा है कि सीधा 2100 ही दिए जाए। अच्छा। हालांकि क्योंकि कैबिनेट नोट पुराना था, पुराना प्रपोजल जो गवर्नमेंट में चल रहा था वो यही चल रहा था कि हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है और दिल्ली में वोटर है उसको हम 1000 रुपये महीना दें, और उसको हमने कैबिनेट में पास भी कर दिया। मगर फिर ये विचार रहा कि इसको 2100 किया जाए, और इसीलिए ये गारंटी दी गई कि चुनाव में सरकार बनने के बाद जैसे ही सरकार बन जाएगी हम जो है 2100 रुपये महीने जैसे ही सरकार बनेगी बिल्कुल शुरू कर देंगे। राइट। कांग्रेस आप पर आजकल, कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। 2 चुनाव से वो 0 पर है, तो हर पार्टी की इच्छा होती है हम अपने आप को रिवाइव करें। आपकी पार्टी ने जो वोट छीने थे 2013 में, वो बड़ी संख्या में कांग्रेस के ही थे। उसके बाद 2015 में तो कांग्रेस को साफ कर दिया। एक पार्टी अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करती है, आप सीधा आरोप लगा देते हैं कि आप बीजेपी के पैसों पे खेल रहे हैं। कांग्रेस इतने खूबसूरत गणित पे बैठी है कि अगर वो कहे हम अपने आप को 50% रिवाइव कर लेंगे, तो मैं कहूँ 50 नहीं 75% रिवाइव कर लो। तो 0 का 75% 0, तो वो 75% भी रिवाइव होंगे तो भी 0, वो 50% रिवाइव होंगे तो भी 0, वो 100% रिवाइव होंगे तो भी 0।
तो कांग्रेस का गणित क्योंकि जीरो पे है, वो कितनी भी रिवाइवल कर ले मल्टीप्लिकेशन में वो जीरो ही रहेगा। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि आप लोगों पे मानहानि का मुकदमा करेंगे 10 करोड़ रुपए। आप देखिए उनके पास तो खबरों में बने रहने के लिए यही एक दो ही हथकंडे हैं। मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा, मैं अरविंद केजरीवाल को रोज़ सुबह उठ के गालियाँ दूंगा। कुल मिला के आप ये बताइए, संदीप दीक्षित कांग्रेस से हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे बताइए पिछले 15 दिन में संदीप दीक्षित ने भारतीय जनता पार्टी पे कितने आरोप लगाए हैं? पर दिल्ली में तो आपसे लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी में नहीं, क्यों? उनसे भी तो लड़ना है, फिर अलायंस कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लड़ना है तो उनके साथ अलायंस ही कर लो, फिर क्या है? दोनों से लड़ना है उन्हें तो, है ना। मगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कोई आरोप नहीं लगाते उनके बारे में। तो हाँ, अरविंद केजरीवाल तो इसीलिए साफ दिखता है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सिर्फ अपनी एक बी टीम की तरह इस्तेमाल कर रही है। उस तरीके से कांग्रेस का यूज़ किया जा रहा है और मुझे लग रहा है कांग्रेस के अंदर भी कई नेता हैं जो चाहते हैं उनका यूज़ कर लिया जाए इस तरह से, मगर होना जाना कुछ नहीं है। कांग्रेस का वोटर तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस का पोलिंग एजेंट भी ये बात जानता है कि कांग्रेस नहीं जीतेगी। वो ये बात भी जानता है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को जिताना है। इसलिए कांग्रेस के बूथ पर बैठने वाले लोग भी जो थोड़ी भी समझदारी रखते हैं वो वोट हमें देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि देखो अगर बीजेपी आ गई तो उनका जीना मुश्किल कर देगी। इतने उपद्रव और इतनी नेगेटिविटी दिल्ली के अंदर आएगी कि किसी भी जो है एक लिबरल माइंडसेट के, किसी भी एक स्वतंत्र माइंडसेट के, एक मॉडरेट माइंडसेट के आदमी के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए कांग्रेसी भी नहीं चाहते, मतलब कांग्रेसी मतलब कांग्रेसी वोटर, कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी बूथ एजेंट, वो भी नहीं चाहता कि दिल्ली का एनवायरनमेंट इतना विषैला हो जाए। इसलिए वो भी चाहते हैं कि वोट आम आदमी पार्टी को दे दो, ये बीजेपी को हरा सकते हैं। कांग्रेस की देखो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2000 वोट आए या 1800 आए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जमानत जब्त तो जमानत जब्त ही है। सरोज जी, लेकिन तो इस तरह से चल रहा है। कांग्रेस की शिकायत पर आप लोगों के खिलाफ आपके जो चुनावी वायदे हैं हमेशा ही हुआ है, उसमें जांच के आदेश हो गए, पहली बार कोई लेकिन नहीं हुआ है। नगद बढ़ते हुए भी देखा तो उस पर आप लोगों ने बहुत हल्ला मचाया, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर या कोई जांच का कोई सवाल सामने आया नहीं है। जब अजय माकन कांग्रेस दिल्ली के अध्यक्ष थे तो ज़्यादातर कंप्लेंट्स जो आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कराई जाती थी वो अजय माकन द्वारा कराई जाती थी। आप बताइए अजय माकन के पास जो है कागज़ कैसे आएंगे सरकारी? अजय माकन को कैसे पता किस फाइल के अंदर क्या है? तो जो एलजी के अधीन अफसर होते थे उनके माध्यम से पहले कागज़ इकट्ठे किए जाते थे, वो अजय माकन या किसी और कांग्रेस के नेता को दिए जाते थे, फिर उस पर कंप्लेंट ड्राफ्ट कराई जाती थी, वो कंप्लेंट वो एलजी को दे के आते थे और फिर उसके ऊपर जांच कराई जाती थी। क्यों? क्योंकि भाई अगर बीजेपी के ही लोग उस कंप्लेंट को करेंगे तो कहेंगे यार तो पूरी मिली भगत है, यही कागज़ दे रहे हैं। तो इस तरीके से अजय माकन ने एक नहीं दर्जनों जो हमारे ऊपर जांच हुई, चाहे विज्ञापन वाली जांच हुई हो, चाहे वो हुई हो जिसके अंदर सीएजी के अंदर हमारी ऑडिट हुई, कितनी ही जितनी जांच हो, ज़्यादातर अधिकतर जांच अजय माकन और कांग्रेस के नेताओं की कंप्लेंट के ऊपर जो है आधारित थी। और अब क्योंकि अजय माकन अब दोबारा सक्रिय हो गए हैं तो अजय माकन स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का एक आदमी दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष है, इसलिए वो दोबारा उस अपने पुराने जो है पुराने स्ट्रेटजीज़ के ऊपर आ गए हैं कि हम कंप्लेंट करेंगे, उसके ऊपर एलजी और सीबीआई द्वारा जो इंक्वायरी कराई जाएगी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। चुनाव में वादा कौन नहीं करता? चुनावी वादों पे कब जांच हुई है? एक आदमी कैश बांट रहा है, ओपनली कैश बांट रहा है, वीडियो पे पता चल गया कि वो कैश बांट रहा है। महिलाओं की वीडियो बन गई कि उन्होंने बोला कि जी प्रवेश वर्मा ने 1000 रुपये दिए और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। तो ये तो खुल्लम खुल्ला ब्राइबरी है, ये तो करप्ट प्रैक्टिसेस है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या इलेक्शन के दौरान जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें ये करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। घोषणा नहीं, देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज द मॉडल, मतलब वो आदर्श, आपका आदर्श कंडक्ट है वो, मगर कंडक्ट तो आपका वैसे ही होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि जी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर दीवार पे होर्डिंग नहीं लगा सकते, दीवार पे पोस्टर नहीं लगा सकते, वैसे भी नहीं लगा सकते आप। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई नया कंडक्ट नहीं स्थापित करता, वो कहता है कि अब आप आदर्श कंडक्ट पे आ जाओ अपने, जो कि वैसे भी कानून द्वारा जो है
आपको आदर्श कंडक्ट में ही रहना चाहिए। मगर क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सक्रिय हो जाता है, तो ये माना जाता है कि अब कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इस एडमिनिस्ट्रेशन को रन नहीं कर रहा, इसलिए चुनाव आयोग निष्पक्षता से उस कंडक्ट को एनफोर्स कराएगा, लागू कराएगा। एक बस अंतिम सवाल आपसे कि आप लोग क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, एलजी फाइलों में अड़ंगा लगा देते हैं, बीजेपी कोशिश नहीं करने देती, तो दिल्ली की जनता भी ये जानना चाहती है सौरभ जी, जब अगली बार अगर आप जीत गए, अगली बार भी अगर आप जीत गए, तो ये अड़ंगे जो आप सोकोल्ड अड़ंगे कहते हैं, ये तो तब भी रहेंगे। तो पब्लिक कैसे मान ले कि आप जो काम इस बार चाहकर नहीं करवा पाए, जैसे महिलाओं को 1000 रुपए आप देना चाहते थे कि इसी सरकार दे दे अपने, लेकिन वो लेट हुआ, तो अगली बार कैसे जनता उम्मीद कर ले कि चुनाव के बाद स्थितियां बदल जाएंगी? देखिए ऐसा है, जनता के पास दो ऑप्शन है। एक भारतीय जनता पार्टी जो कुछ करेगी ही नहीं, जिन्होंने पुलिस का बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क कर दिया, और दूसरी वो पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी जो आपके हकों के लिए लड़के भी आपका काम कराएगी। लड़के हमने बिजली की सब्सिडी दिलवा दी, लड़के इनसे हमने पानी की सब्सिडी दिलवा दी, इनसे लड़के हमने तीर्थ यात्रा शुरू करा दी, इनसे लड़ के हमने महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे दी, इनसे रोज़ लड़ाई करके अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, एलजी के खिलाफ उसके घर में धरना दे के अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में 2 लाख से ज़्यादा CCTV लगवाए, जगह जगह वाईफाई लगवाए। तो ये सारे के सारे काम अरविंद केजरीवाल जी ने लड़ के दिल्ली वालों के लिए जो हैं कराए हैं। तो एक तरफ तो ऐसा योद्धा है जो लड़ के आपके लिए कुछ करेगा, और एक तरफ वो हैं जो सोएंगे, जो कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली वालों के लिए चॉइस बिल्कुल ठीक है। ये सेम बात जो आपने अभी कही, ये सेम बात भारतीय जनता पार्टी 2020 में भी कहती थी, 2015 में भी कहती थी। मगर जो पब्लिक है, पब्लिक कहती है यार ये करा तो रहे हैं हमारे लिए कुछ, ये हमारे हकों के लिए खड़े तो हैं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। पूरी पावर आपके पास पुलिस की है, तो भी लॉ एंड ऑर्डर का हाल इतना बुरा है। जगह जगह जो है बड़े बड़े गैंगस्टर सक्रिय हो गए हैं, बिजनेसमैन से जो है फिरौती की कॉल आती हैं, 5-5 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं, नहीं देते हैं तो गोलियां चल जाती हैं। ओपन जो है दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, शूट आउट हो रहे हैं, 20-20 राउंड गोलियां चल रही हैं शोरूमों में। ऐसा कब था दिल्ली में? ये तो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। ये नया कल्चर, ये नए गैंगस्टर्स की जो पूरी की पूरी जो सौगात आई है, तो भारतीय जनता पार्टी लाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। थैंक यू। तो इसी तरह चुनाव के दौरान आपको अलग अलग बड़ी हस्तियों से, राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए दास स्वतंत्र। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।